हेलो बच्चों, मिशन ज्ञान से मैं ज्योति जवाहर आपका स्वागत करती हूँ राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में। देखिए बच्चों, हम लोग विद्युत धारिता चैप्टर के न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व कर रहे हैं। इस चैप्टर का आज ये लास्ट वीडियो है। बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे जो रह गए हैं उनकी विद सॉल्यूशन PDF आपको मिल जाएगी, और जो आपके निबंधात्मक या लघुरात्मक जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन आपको PDF में नहीं मिलेंगे, वो आपको स्लाइड्स में से खुद नोट डाउन करने हैं, क्योंकि वो डेरिवेशन पार्ट वाले क्वेश्चंस हैं। बस आप लोग क्वेश्चन जरूर देखिएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी बुक रेफ़र करके चलिए। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी रह जाते हैं जो आप लोग बुक में से खुद भी पढ़ सकते हो, ऐसा उनमें कुछ खास नहीं होता है, ठीक है, वो आप बुक में से खुद भी पढ़ सकते हो। तो इसीलिए मेरे साथ साथ आप अपनी बुक भी रेफ़र जरूर करते रहिए। चलिए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम कर रहे हैं आंकिक प्रश्न जो थोड़े से लेंदी होते हैं, ठीक है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र है, उसको निश्चित विभवांतर पर रखा जाता है। चलिए, इसके विभवांतर पथ पर रखा जाता है। इसके विभवांतर को समान रखते हुए प्लेटों के मध्य 3 mm मोटी स्लैब रखी जाती है। तो प्लेटों की जो मध्य की दूरी है वो 2.4 mm बढ़ानी पड़ती है। तो ये जो आपने स्लैब रखी है इसका आपको परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन r या फिर k फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन जो हमें दे रहा है, यानी कि उसने क्या करा है, समांतर जो प्लेट संधारित्र है उसके मध्य एक एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाली पट्टिका रख दी है, ठीक है। ये कोई एप्सिलॉन r परावैद्युतांक वाली पट्टिका है और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो ये कह रहा है कि जब मैंने ये पट्टी नहीं रखी थी तो मान लो d थी, और जब रख दी तो इसकी जो दूरी है डेफिनेटली बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ा दी इसने, तो जो दूरी है जो भी बढ़ी है वो भी इसने बता रखी है। तो अब आपको इसको सॉल्व करते हुए एप्सिलॉन r या फिर k निकालना है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं और हमने ये डेरिवेशन किया है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य एक t मोटाई की जब पट्टी रख दी जाती है तो उसकी धारिता ये हो जाती है। देखिएगा आप लोग, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन r या फिर k। इसकी जगह आप लोग चाहे तो एप्सिलॉन r भी लिख सकते हैं। हमारे डेरिवेशन में एप्सिलॉन r ही लिखा हुआ था, ओके। और निर्वात में ये होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। पैरावैद्युत पट्टिका रखने पर संधारित्र के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज़ हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पैरावैद्युतांक रखने पर संधारित्र का आवेश परिवर्तित नहीं होता है। वो तो बस बैटरी पे जरूर डिपेंड करता है कि आपने बैटरी हटा ली या घटा जोड़ी हुई है कुछ भी। अतः समांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर जो है, अब वो ये कह रहा है कि विभवांतर जो है उसको समान बनाए रखने के लिए उसकी जो धारिता है उसको हमें उतना ही रखना पड़ेगा जितना ये पट्टी नहीं थी तब। क्यों? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इसके विभवांतर को आप समान रखिए, इसके विभवांतर में आप चेंज मत करिए। और हम जानते हैं कि जो C होता है वो क्या होता है, Q अपॉन V। अब हमें अगर विभवांतर समान रखना है और आवेश तो हमारा समान है, इट मीन्स हमारा C भी समान होना चाहिए, क्योंकि अगर C बढ़ गया तो V घट जाएगा, C अगर घट गया तो V बढ़ जाएगा, जबकि हमें V को चेंज नहीं करना है। इट मीन्स हमारा जो C डैश है, मान लीजिए एप्सिलॉन r परावैद्युतांक रखने पर C डैश हुआ, उसको भी आपको C के बराबर ही रखना पड़ेगा। ये चीज़ समझ में आई? तो बस यही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है। तो यानी कि जो C है वो उतना ही रहना चाहिए जितना निर्वात में था, यहाँ चेंज नहीं करना है, क्योंकि हमारे ऊपर बाउंडेशन लगा दिया अगले ने कि आपको पोटेंशियल को चेंज नहीं करना है। चलिए, तो बस C और C डैश को बराबर, C और C डैश या फिर C और CK का मतलब वही है माध्यम रखने पर, इनको बराबर कर दीजिए। बराबर करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। इस स्टेप को आप खुद सॉल्व करेंगे, कोई टिपिकल नहीं है। क्रॉस गुणा करना है, इसको इधर लाना है, फिर टर्म्स को कैलकुलेट करना है, एक जगह करना है जो सेम है। तो वहाँ से आपको निकलेगा D डैश माइनस डी। D डैश है एप्सिलॉन r परावैद्युतांक पट्टिका रख दी, तब संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी कितनी हो गई, वो है आएगा T माइनस टी बाई के। यहाँ से T कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 बाई के। अब देखो आपको ये दे रखा है D डैश माइनस डी, आपको गिवन है 2.4 mm। पहले तो आप इस mm को कन्वर्ट करिए। mm को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस T की वैल्यू भी आपको गिवन है, T वैल्यू गिवन है 3 mm, इसको भी चेंज करिए और ये सारी वैल्यू यहाँ उठाइए और हमारा जो ये निकला है इसमें रख दीजिए। जैसे ही आप इसमें रखेंगे तो आपके पास में सॉल्व करने पर K की वैल्यू आ जाएगी 5। ये कैलकुलेशन पार्ट आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि D डैश माइनस डी क्यों,
आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसने यही बोला है। ये देखो, प्लेटों के मध्य की दूरी इतनी बढ़ानी पड़ती है, मतलब हमें इतनी दूरी बढ़ानी पड़ी पहले की तुलना में, तो हमें एक अंतर ही तो दिया हुआ है d डैश माइनस डी का, ठीक है, तो इसलिए हमने ये वैल्यू रखी है। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो k की वैल्यू आएगी 5, k की कोई यूनिट नहीं होती है, यह यूनिट लेस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो आवेशित धातु के गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं आपको गिवन है, इतनी इतनी है। प्रत्येक गोले के ऊपर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है, कि दोनों गोलों पर आवेश समान है, त्रिज्याएं भले ही अलग है। मान लो इसकी त्रिज्या है r1, इसकी है r2, लेकिन आवेश आपको समान दिया हुआ है, कितना, 75 माइक्रोकूलाम, और त्रिज्याएं आपको मीटर में ही गिवन है। इन गोलों को पतले तार के द्वारा, अब इन गोलों को एक तार के द्वारा जोड़ दिया, जोड़ा था, याद आ रहा है कुछ, हम लोगों ने आवेशों का पुनर्वितरण पढ़ा था, तब हमने वहाँ एक चालक नगण्य धारिता वाले चालक तार से दोनों गोलों को जोड़ा था, फिर वहाँ हमने उबेनिस पोटेंशियल निकाला था, पोटेंशियल में कितना चेंज आया वो भी निकाला था, आवेश की प्रवाह की मात्रा भी निकाली थी, याद आ रहा है वो डेरिवेशन, उसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए वही उबेनिस विभव पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला हमने निकाला था, याद आ रहा है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, आवेश प्रवाह की मात्रा डेल्टा क्यू भी हमने निकाली थी। तो बस ये दोनों फॉर्मूले आपको लगाने हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले तो आवेशित धातु का जो गोला है उसकी धारिता C1 कितनी हो जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि चालक गोले की जो धारिता होती है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, तो C1 निकालेंगे तो R1, C2 निकालेंगे तो R2। अब हमें उबेनिस्ट विभव का फॉर्मूला हमारा ये था, आप लोग अगर गौर से देखेंगे डेरिवेशन पार्ट में जाके देखना, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। अब देखो CV मिलके Q बनता है नहीं बनता, Q बनता है नहीं बनता, तो मैंने इसको कह दिया Q1, ये Q2, तो इसलिए यहाँ पे Q1 प्लस Q2 लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना है भाई, CV बराबर Q भी होता है इसलिए। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको देखो CV भाई हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे, हमें आवेश दिया हुआ है दोनों गोलों पे और वो भी समान है, इसलिए मैंने CV को Q में कन्वर्ट कर लिया। अब बस वैल्यू रख दो, 75 माइक्रोकूलाम प्लस 75 माइक्रोकूलाम, ये C1 और ये C2। पहले इस माइक्रोकूलाम को आप चाहे तो कन्वर्ट कर लो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करके, अब इसको जोड़ दो, ये नीचे आ गया, नीचे की वैल्यू रख दी, 10⁻⁻6 खोल दिया और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी रख दी, कितनी होती है, 9 × 10⁻9 होती है ना। बस अब जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास में उबेनिस्ट विभव निकल के आएगा 9 × 10⁻6 वोल्ट। ओके, तो ये तो आ गया उबेनिस्ट विभव। अब इसका फॉर्मूला तो आपको देखो पता होना ही चाहिए। अब वो ये और पूछ रहा है कि आवेश प्रवाह की मात्रा बताइए, तो देखो आवेश प्रवाह की मात्रा का हमने ये फॉर्मूला निकाला था, C1 C2 × V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 निकाला था, ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अब कुछ नहीं करना, ये से V को Q और C की फॉर्म में लिख दो, ठीक है, Q अपॉन C1 क्योंकि आवेश दोनों पे समान है, माइनस Q अपॉन C2। पहले हम क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व करें इस फॉर्मूले को, भाई हम इतनी वैल्यूज़ रखेंगे, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा फॉर्मूला जितना आसान बन सके, क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जितना आसान आप फॉर्मूला बना सकते हो, पहले फॉर्मूले को उतना आसान बनाइए, देन वैल्यू पुट करिए। आप लोग चाहे तो यहाँ भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही, लेकिन आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी इससे, ठीक है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हमें करनी ही नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है, इसलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अब Q कॉमन आ गया, मैंने Q कॉमन ले लिया, ये आ गया 1/C1 माइनस 1/C2। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं LCM लेके, तो ये आ गया। अब देखो ये कटा नहीं कटा, कुछ तो आसान हुआ। चलिए ये आ गया C2 माइनस C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q। अब C1 और C2 की वैल्यू पुट कर दीजिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के रूप में, तो देखो ये भी सब कट जाएगा, ये कॉमन आएगा, नीचे से है तो ये कट जाएंगे और हमारा फॉर्मूला हो गया इतना आसान। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड था और कितना आसान हो गया। अब सिर्फ आपको R1 R2 और Q की वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना है। ये R1 R2 की वैल्यूज़ है, ये Q की वैल्यू रख देना यहाँ पे लास्ट में, ये रे Q दिया हुआ था ना, Q 75 माइक्रोकूलाम, माइक्रो को कन्वर्ट करना है क्योंकि पद्धति एक ही होनी चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इतना आएगा और इसको माइक्रो की फॉर्म में लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 25 माइक्रोकूलाम। तो क्वेश्चन ईजी था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, और ये जब मैंने पढ़ाया था आपको तब भी मैंने कहा था कि हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे। चलिए
आपको दो डायग्राम दिए हुए हैं, अलग अलग डायग्राम है, ये पहला डायग्राम है, ये दूसरा, ओके। और वो ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के मध्य की दूरी d है, और बोल रहा है कि इन दोनों डायग्राम के लिए आपको संधारित्र की धारिता बतानी है। और ये चीज़ हम लोगों ने करी थी जब हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पढ़े थे, तब मैंने वहाँ पर, आपको याद हो तो, कुछ ऐसे डायग्राम बनवाए थे, वहाँ पे इनकी तुल्य धारिता के फॉर्मूले निकलवाए थे, और वहाँ मैंने कहा भी था कि हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए करते हैं, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग करते हैं। पहला डायग्राम हमारा बना हुआ है, इसको हम आगे ही बना लेते हैं। इस तरह से बना हुआ है। पहला, मान लो ये पहला कोई एप्सिलॉन आर मीडियम है और ये कोई दूसरा एप्सिलॉन आर मीडियम है, ठीक है। इसको मैंने कह दिया एप्सिलॉन R1 और इसको मैंने कह दिया एप्सिलॉन R2। अब देखो कुछ इस तरह से बना हुआ है आपका पहला डायग्राम। अब आपको इस डायग्राम को देखना है, इस डायग्राम को आपको देखना है और आपको ये बताना है कि हमने ऐसा डायग्राम समांतर क्रम संयोजन में पढ़ा था, और हमने कहा था कि अगर इस तरह से पैरावैद्युतांक रखे जाते हैं तो हम उसको समांतर क्रम मानते हुए तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है? इस तरह से, ठीक है। यानी कि ये दोनों समांतर क्रम में हैं तो हम तुल्य धारिता निकाल सकते हैं। अब है तो समांतर क्रम लेकिन माध्यम में है, इनके बीच में कोई एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 पैरावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हुआ है। अब देखो क्या करना है। माध्यम में संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला होता है, निर्वात की बात करें तो होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। जब माध्यम हो जाता है तो एप्सिलॉन R से और गुना हो जाता है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है। अब बस आपको करना क्या है, अब आपको ये देखना है कि इस डायग्राम में A चेंज हो रहा है कि D चेंज हो रहा है। देखो D तो होता है ये, जो भी आपने स्लैब रखी है ना उसकी मोटाई तो होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्लैब की मोटाई इतनी है, इसकी भी इतनी है, यानी कि मेरा डी चेंज नहीं हो रहा है। आपने इस डायग्राम को कहाँ से काटा है? इसके क्षेत्रफल से काटा है। इसके क्षेत्रफल से इसको दो बराबर भागों में बांटा है। इट मीन्स यहाँ पे इसका क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर जो आपने ए लिखा है इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि इसका तो हो गया a/2 और इसका भी कितना हो गया a/2। तो बस आपको यहाँ पे यही चीज़ समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे d चेंज हो रहा है कि a चेंज हो रहा है। d होती है ये मोटाई, ठीक है। ये जो आपने पैरावैद्युतांक रखा है उसकी कितनी मोटाई है, वो तो देखो इसके लिए भी d है, इसके लिए भी d है। इट मीन्स d चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन क्षेत्रफल पूरा होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको क्षेत्रफल के बीच में से, जैसे ये था ना ऐसे, तो हमने इसको ऐसे काट दिया, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल कितना हो गया a/2। तो इसीलिए आपको यहाँ पर a की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, a/2। तो C1 कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू d। तो आप चाहे तो यहाँ पे कर सकते हो कि a की जगह हमने क्या लिख दिया है a/2, इसलिए ये फॉर्मूला निकला। सिमिलरली C2 के लिए क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन नॉट a/2 इंटू डी। बस। तो आप बताओ, ये दोनों ऐसा संयोजन हमारा समांतर क्रम संयोजन के लिए होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। समांतर क्रम संयोजन की धारिता होती है सभी कैपेसिटर्स की धारिताओं का योग। तो बस इन दोनों का योग कर दीजिए तो ये आ गया। आया या नहीं आया? तो ये आ गया फॉर्मूला। अब दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। दूसरे डायग्राम को देखिए और बताइए कि देखो, समझो यहाँ से। आप देखो, आपने पैरावैद्युतांक ऐसे रखे हैं, ये व्हाइट वाला दिख रहा है, ये अलग पैरावैद्युतांक है, येलो वाला दिख रहा है वो अलग। अब बताओ, आपने पैरावैद्युतांक में डी को डिवाइड किया या ए को? डी होता है ये मोटाई, बताओ आपकी मोटाई तो डिवाइड हो रही है d/2, जबकि ए तो आपका सेम है दोनों के लिए। दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनके लिए ए सेम है। और हमने जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर इस तरह से समांतर क्रम में रखे जाते हैं पैरावैद्युतांक वाले कैपेसिटर्स तो वो सीरीज में जुड़े होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको वहाँ समझाई भी थी और कहा भी था कि आपको याद होनी चाहिए कि अगर इस तरह से रख रहे हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस तरह से रख रहे हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। और यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, डी, यानी कि डी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, d/2, जबकि ए यहाँ चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए डी चेंज हो रहा है और इसके लिए ए चेंज हो रहा है, ओके। जबकि डी क्या है, सेम, और यहाँ पे हमारा एरिया सेम है। बस। तो अब आप लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये देखो, C1 लिखो पहले तो, एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन नॉट a और d/2, 2 ऊपर चला गया, ठीक है, इसलिए यह है d/2 रखा है d की जगह पर। सिमिलरली यहाँ पे भी अब समांतर क्रम संयोजन का क्या होता है, 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। बस दोनों को सॉल्व करना है, यहाँ पे रख दिया
और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगी इसकी तुल्य धारिता। तो बताओ क्वेश्चन ईजी था ना, बहुत ईजी था, बिल्कुल भी हार्ड लगा आपको? नहीं ना, बस आपको पता होना चाहिए, क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर हमने इस तरह से रखा है, इस तरह से रखे हैं, इस तरह से कैपेसिटर्स में माध्यम रखे हैं तो वो समांतर क्रम में होते हैं, और इस तरह से रखते हैं तो वो श्रेणी क्रम में होते हैं। और श्रेणी क्रम में क्या चेंज हो रहा है? डी। समांतर क्रम में क्या चेंज हो रहा है? एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि आपको ये डायग्राम दिया हुआ है और बोल रहा है कि इस पूरे डायग्राम में तुल्य धारिता बताइए। यानी कि हम पहले भी कर चुके हैं ना, और आपको तुल्य धारिता बतानी है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो अभी हम निकालेंगे वही इसका करेक्ट आंसर है। आप लोग चाहे तो दोबारा वापस निकालना, इसको आंसर वही आएगा। बुक में शायद 1/31 ऐसे कुछ दे रखा है फाइनल आंसर, ठीक है, ये गलत है। अभी हम निकालेंगे इसका आंसर कितना आएगा। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो बाई प्रिंटिंग गलत टाइप हो गया होगा, ऐसा कोई बिग इश्यू नहीं होता है। आपको अपना तरीके पे विश्वास होना चाहिए, बस मेन बात ये है। चलिए अब आपको इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, इसकी तुल्य धारिता निकालिए। शुरुआत करो जहाँ से आपको, देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं जहाँ से हम मतलब ईजिली जा सके और ईजिली उस सर्किट को छोटा बना सके। देखो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, हमें ये दोनों सीरीज़ में दिख रहे हैं तो इन दोनों को कंबाइन करके हम एक बनाएंगे। दूसरा मेरा नीचे है, यानी कि ये पूरा डायग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। फिर इधर एक है, इधर एक। अब ये दोनों पैरेलल में नज़र आ रहे हैं तो इनको कंबाइन करेंगे तो अब हमारा तीसरा डायग्राम ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, और ये तीनों सीरीज़ में। बताओ क्वेश्चन ईजी है या नहीं? जो इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नज़र आ रहा है वो ईजी बन गया। तो हमेशा आप देखो, अब ये चीज़ तो आपको खुद को ही पहचान में आनी चाहिए कि हम कहाँ से शुरुआत करें, और ये चीज़ तभी आएगी जब आप ऐसे क्वेश्चंस की कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ प्रैक्टिस करेंगे तो नेक्स्ट चैप्टर में आपको इसका डबल फ़ायदा होगा। चलिए अब करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इससे जो मिलेगा इसको, फिर इसको। देखो 8 और 4, ये रहा 8 और ये 4, ये दोनों सीरीज़ में, सीरीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/C1 + 1/C2। देखो इसको पहले यहाँ एलसीएम ले लो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना ये इस तरह से लिखा हुआ है C2 + C1, और जब आप C निकालोगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे। तो अब आप चाहे तो अब यहाँ वैल्यू रख सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8/3 माइक्रोफैरड, इतना आएगा। ये आप करिएगा इसको सॉल्व, इतना आ गया। चलिए अब ये जो आया निकल के कौन सा 8 माइक्रोफैरड, ये आ चुका है आपका 8/3, और ये कितना है 4। बताओ ये दोनों समांतर में है या नहीं है? जब ये दोनों समांतर में है तो समांतर का फॉर्मूला लगा दीजिए। 8/3 और 4 को जोड़ा तो ये कितना आएगा 20/3 माइक्रोफैरड। 20/3 आ गया तो अब हमारा सर्किट ऐसा बन गया। ये कितना है 12, ये 20/3 और ये कितना है 16। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 20 आएगा यहाँ पे। अब ये तीनों सीरीज़ में नज़र आ रहा है इसलिए सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दीजिए और वैल्यू पुट करिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहुँचेंगे 240/71 माइक्रोफैरड पे। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो आप लोग है ना यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो, हमारे ये जो तीनों कैपेसिटर हैं इसकी 12 है, इसकी 20/3 का मतलब कितना हुआ 3 × 18 मतलब 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और ये 16, यानी कि एक 12 का है, एक मान लो 6 का है और एक मान लो 16 का है। तो अब हमारा क्वेश्चन चेक करने का तरीका भी सुन लीजिए। भाई आपको अगर डाउट हो कि भाई ये आंसर हमने निकाला है वो गलत हो सकता है, तो मैंने आपको इसको चेक करने का तरीका भी बताया था। वो क्या बताया था याद करिए, जब मैंने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम आपको पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि श्रेणी क्रम में जो टोटल जो भी कैपेसिटेंस निकल के आएगी ना वो सबसे कम धारिता वाले कैपेसिटर की धारिता से भी कम होगी। होगी नहीं होगी? होगी। क्यों? क्योंकि हम 1/C निकालते हैं फिर हम उसको उल्टा करते हैं तो हमें सबसे कम धारिता जो हमारे कैपेसिटर की होगी ना उससे भी कम हमें मिलेगी, यानी कि सबसे कम हमारा 6 पॉइंट समथिंग है। तो हमारा जो रिजल्ट निकलेगा ना ये इससे कम ही आना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा आ रहा है तो समझ जाइए आपने कैलकुलेशन में गलती करी है या कहीं ना कहीं गलती करी है। जबकि समांतर क्रम में क्या होता है, सबसे अधिक जो धारिता होती है ना उससे भी अधिक मिलती है, क्योंकि हम जोड़ रहे हैं, सबको डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, इसलिए जो सबसे अधिक धारिता होती है उससे भी अधिक धारिता हमें प्राप्त होती है। अब यहाँ चेक कर सकते हैं, जब आप 71 में इसका भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 71 को करिए 2 से गुणा, 3 से करिए
3 दूनी 6, 7 या 21, तो ये 3 पॉइंट समथिंग, जब आप इसको करोगे तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। हमारी सबसे कम धारिता कितनी है? 6। तो बताओ ये 6 से भी कम आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इट मीन्स हमने जो किया है वो सही है। तो ये चेक करने का तरीका भी है, ठीक है, कि आप लोग इस तरह से भी अपना चेक कर सकते हैं। लेकिन ये फाइनल सर्किट के लिए है, आप लोग कहीं शुरुआत वाले के लिए मत करने लग जाना, भाई आपने अब ये निकाल लिया है और इन तीनों के लिए ये निकाला है, इसलिए आपको इन तीनों में से देखना पड़ेगा। ओके, और अगर समांतर क्रम हो तो सबसे अधिक धारिता वाले से भी अधिक आना चाहिए। जैसे अगर ये तीनों समांतर में जुड़े होते ना इस तरह से, तो आपका आंसर 16 से भी ज़्यादा आता। ओके, तो ये होता है हमारा आंसर चेक करने का तरीका, ताकि आप श्योर हो सकते हैं कि हमने जो किया वो सही है या गलत। तो इसके आंसर में बुक में गलत दिया हुआ है, आप उसको ज़रूर सही करिएगा। ऐसे और क्वेश्चंस है, आप उनको ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे हम हमारा 5th चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मैग्नेटोस्टैटिक्स का पार्ट। देखो अब तक जो हमने 4 चैप्टर्स पढ़े हैं ना, वो हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, वापस बता देती हूँ कि हम केवल स्थिर आवेश की वजह से गति का अध्ययन कर रहे थे। हमारा आवेश गति कर रहा था यहाँ पे कहीं भी नहीं ना। अब हम आएंगे इसके मैग्नेटोस्टैटिक पार्ट पे, यानी कि अब हमारा आवेश भी गति करेगा। तो जब आवेश गति करता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है उसके साथ में, ठीक है। स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, जबकि गतिशील आवेश विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम डायरेक्ट हमारा 7th जो चैप्टर उस पर क्यों आ गए, बीच के 2 चैप्टर हमने क्यों छोड़ दिए? वो हम इसलिए छोड़ के चल रहे हैं क्योंकि जो चीज़ें हमने यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए पढ़ी है ना, कुछ चीज़ें आपको वहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में नजर आएगी। मतलब इन दोनों में बहुत समानताएं हैं, फॉर्मूले सब अलग होंगे लेकिन बहुत सारी चीज़ें समान होंगी। इसलिए पहले हम उस यूनिट को करेंगे। मैग्नेटोस्टैटिक्स के आपके 2 चैप्टर्स हैं, 7 और 8, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर देन हम आएंगे 5th और 6th चैप्टर पे। ओके बच्चों, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।